हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो आज जिस पेपर के मैं आपको मैथ्स के सॉल्यूशंस कराने जा रहा हूँ, तो फाइनली ये एक नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है। मतलब काफ़ी टाइम बाद आज हम नॉन टीचिंग एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे, मैथ्स के सॉल्यूशंस करेंगे। पेपर ये इन्वेस्टिगेटर है जिसका पोस्ट कोड 5/20 था। काफ़ी बच्चों ने दिया भी होगा आप में से। बाकी देखो 26 जुलाई 2021 की ये शिफ्ट है, मतलब बहुत रिसेंट की ही है। जिन बच्चों का नॉन टीचिंग एग्ज़ाम है तो उनको एक तरीके से मतलब फुल फ्लैश लेवल यहाँ से एनालाइज करने को मिल रहे हैं। टाइमिंग बाकी इसकी गलत लिखी हुई है, देखो डीएसएसबी की तरफ से। ये 3 घंटे का नहीं, असल में 2 घंटे का पेपर है। और बाकी देखो आप समझते ही हो कि कोई भी नॉन टीचिंग एग्ज़ाम जो होता है उसमें 40 मार्क्स के पास सेक्शन होते हैं। तो टीचिंग वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो एक तरीके से उनको 2 पेपर मिल रहे हैं। बाकी कंप्लीट पीडीएफ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। मैथ्स के जैसे कि मैंने आपको समझाया 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 2 पार्ट्स में हमने उनको बांटा है। आज फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें हम पहले 20 क्वेश्चन करेंगे, और जल्द ही आपको एक सेकंड पार्ट मिलेगा अगले 20 क्वेश्चन के साथ। तो कौन से भाई आज के 20 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से आपको एक एक करके समझना है। इंपॉर्टेंट रहेंगे नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों बच्चों के लिए। यहाँ से देखो मैथ स्टार्ट हो रहा है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन का, तो देखो करने में तो आप इसको डिटेल भी कर सकते हो, बट असल में ये एक आइडेंटिटी है। आपने देखो पढ़ रखा होगा कि a+b का जो होल स्क्वायर होता है, और हम इसमें से अगर माइनस कर दे a-b का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली में ये रिज़ल्ट बनता है 4ab। अब आप बड़े ध्यान से पहचानो यहाँ पर a और b को। तो आप बोलोगे a यहाँ पर 2.07 है और b यहाँ पर 0.07 है। तो a+b का होल स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको 4ab नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब भाई a की जगह पर होना चाहिए था a-b का होल स्क्वायर। तो बस इतना सा ही पार्ट आपको सॉल्व करना है। ए जैसे कि 2.07 है, बी 0.07 है, दोनों का डिफरेंस 2 बन रहे हैं, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब सबसे आसान सवाल है। कहता है कि विक्रय मूल्य 2,000 रुपये एक वस्तु का, लाभ 200 रुपये है। तो विक्रय मूल्य जैसे कि आप समझते हो लाभ और क्रय मूल्य से बनता है। अगर लाभ 200 रुपये है तो क्रय मूल्य जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं वो 1,800 रुपये हुआ। अब हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, यानी कि प्रॉफिट परसेंट। क्या करना होता है कि जो भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम सीपी पर लेते हैं, यानी क्रय मूल्य पर, जो कि 1,800 है, और परसेंट के लिए 100। बाकी जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ से आपको 1/9 मिल रहा है। बहुत से बच्चों को याद भी होगा 1/9 की फ्रैक्शन परसेंटेज। बाकी ना भी याद हो तो देखो 9 से ये नंबर 11 पॉइंट कुछ ही कटेगा। तो एक ऑप्शन आपको ऐसा नज़र आ रहा है, यही आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दो यहाँ पर स्टेटमेंट्स दे रखी है, और पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट में कहता है कि 284 का ए प्रतिशत 35.5 है, तो ए 12.5 है। तो आप करो क्या, इस ए की वैल्यू को ही यहाँ रखो और चेक करो कि ये 35.5 बना रहा है या नहीं। तो देखो 284 का आपको निकालना है अब 12.5%। बाकी 12.5% देखो आपको याद होना चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/8। मतलब 12.5% ना निकाल के आप उस नंबर का 1/8 भी निकाल सकते हो। और अब देखते हैं कितना आ रहा है ये। जैसे कि 8 गुना 3 24 होता है, बचा 4 और 4, तो 5 बारी 40, फिर से 4 और 0 यानी कि 5। तो 35.5 ही आ रहा है देखो, यानी कि पहली स्टेटमेंट ठीक है। अब उसी तरीके से हम सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं। कहता है ए जो है बी से 20% अधिक है। अब 20% की आप चाहो तो फ्रैक्शन ही बना सकते हो, वरना आप करो क्या, जैसे कि तुलना बी से हो रही है तो आप बी को 100 मान लो, और ए उससे 20% अधिक है तो 100 का 20% भी 20 ही होता है। 20 अधिक का मतलब 120 है। अब कहता है बी जो है वो ए से 25% कम होना चाहिए। बी देखो हमें 20 कम नज़र आ रहा है, ए से तुलना करनी है यानी 120 से, और परसेंट के लिए 100। तो जैसे कि आप 1/6 यहाँ देख पा रहे हो, और 1/6 25 नहीं बल्कि 16.66% बनाते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जरूर ठीक थी बट दूसरी गलत है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि केवल एक। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको भी आप कह सकते हो परसेंटेज रेशियो में ही है ये भी। कहता है ई एक संख्या है यहाँ पर, और वो एक दूसरी संख्या एफ से 30% कम है। फिर से देखो मैं इसको 100 मान के चल लेता हूँ। कहता है एफ से मतलब तुलना एफ से हो रही है तो आप 100 मानोगे एफ को,
और 30% कम है। 100 का 30% 30 ही होता है, तो यानी ई रहेगा 70। और आप इसको छोटा कर लो और फाइनली आप कह सकते हो कि ई और एफ़ का रेशियो 7:10 है। बाकी आपको बता रखा है ये जो एफ़ है ना, ये 300 से 40% अधिक है। मतलब 300 तो है ही, और 300 से यानी 300 में आपको 300 का 40% और जोड़ना होगा इस तरीके से। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देखो 300 और 120 यानी कि 420 मिल रहे हैं। तो f की एक्चुअल वैल्यू 420 है, जो कि 10 यूनिट से रिप्रेजेंटेड है। 10 की वैल्यू 420 है, तो 1 की वैल्यू 42 होगी। और उसी तरीके से यहाँ पर 7 की वैल्यू 7 गुना 42, तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो e की वैल्यू आपको मिलेगी 294। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहता है कि ए बी से 10% अधिक है, बी सी से 15% अधिक है और सी डी से 12.5% अधिक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ए और बी का, बी और सी का और सी और डी का ना एक रेशियो तैयार करो। देखो यहाँ मैं लिखता चलता हूँ। जैसे ए रेशियो बी जो बनेगा ना, देखो वो बनेगा 11 और 10, क्योंकि बी को अगर आप 100 मानते हो तो ए को 110 मानोगे, और जिनका रेशियो छोटा करने पर आपको मिलेगा 11 और 10। उसी तरीके से बी सी से 15% अधिक है। अगर सी को हम 100 मानते हैं तो बी आप 115 लोगे। बाकी इनको छोटा करने पे जो रेशियो मिल रहा है वो 23 और 20 मिल रहे हैं। तो यहाँ हम इसके नीचे लिख देते हैं बी और सी का 23:20। अब सी और डी का रेशियो आपको और बनाना है। अब कहता है सी डी से 12.5% अधिक है। 12.5% ऊपर भी देखो, अभी मैंने आपको बताया था 1/8 होता है, और 8 असल में बताता है जिससे तुलना हो रही है। डी से तुलना हो रही है तो डी को हम 8 मान लेते हैं, और सी उससे एक अधिक है यानी कि 9 होगा। तो यहाँ देखो आपको ए रेशियो बी मिला, बी रेशियो सी मिला, सी रेशियो डी मिला। अब आप बड़े ध्यान से समझना, मैंने देखो ए रेशियो बी के नीचे बी रेशियो सी लिखा है और उसी के नीचे सी रेशियो डी लिखा है। तो ऐसे में क्या होता है, अगर जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप समझ रहे हो आपको ए बी सी मिलेगा और उस तरफ बी सी डी मिलेगा। तो इसमें आप कर क्या सकते हो, बी और सी को कैंसिल आउट कर सकते हो और फाइनली आपको जो रेशियो मिलेगा ना वो ए और डी का मिलेगा। तो ये एक तरीका है जिससे आप फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का रेशियो निकाल सकते हो। बीच वाले नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो यहाँ आपको डी की वैल्यू दे रखी है और ए की पूछी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमें फर्स्ट और लास्ट से ही मतलब होना चाहिए। तो आप, इसीलिए मैंने देखो एक के नीचे एक वैल्यू लिखी थी। अब आप क्या करो, इनको मल्टीप्लाई करो और आपको ए और डी की ना वैल्यू मिल जाएगी रेशियो में। जैसे कि देखो 10 गुना 20, 200 गुना 8, 1600 हुआ। तो 1600 यहाँ पर रेशियो में वैल्यू मानी जाएगी डी की। ए की क्या वैल्यू होगी देखते हैं। 23 गुना 11, देखो ये तो होता है 253, और 253 को अब आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से। तो 9 तिया 27, 2 कैरी लिया, 9 गुना 5 45 और 2 47, और 9 गुना 2 18 और 4 22। तो ए और डी की वैल्यूज़ आपको मिल चुकी है रेशियो में 2277 रेशियो 1600। अब आप बड़े ध्यान से देखो, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 2400। तो असल में 1600 यूनिट की वैल्यू ही 2400 है। और अब आप क्या करोगे, 2400 को डिवाइड करोगे 1600 से, ताकि आपको 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए। और 1 यूनिट की वैल्यू देखो आपको मिल ही रही है। 2 से 2 जीरो आप काटोगे, 8 से 3 बारी कटेगा, 8 से 2 बारी कटेगा, 3/2 यानी 1.5 गुना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है तो 2277 की वैल्यू हमसे पूछी है, तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना, और 1.5 से मल्टीप्लाई करने पे आपको बहुत आसानी से ये ऑप्शन मिल जाएगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ देखो आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो कहता है इन सब को जोड़ने के बाद जो भी बनेगा उसमें से हम छोटे से छोटा क्या भिन्न घटाए, ताकि घटाने के बाद यानी परिणाम एक पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या का मतलब आप समझ रहे हो, कंप्लीट नंबर जो पॉइंट में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। जैसे 2 एक पूर्ण संख्या है, 5 एक पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है। बट 2/3 जो है ना ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में बन जाएगा। या फिर मैं आपसे कहूँ कि 2.01 है पूर्ण संख्या, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी डेसिमल में है। तो पूर्ण संख्या आपको समझ में आ गया। अब इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लो इनको जोड़ने पर मेरा आ जाता है 13/20, ऐसा मान लेते हैं।
तो अब आपको क्या करना है, जैसे 13/20 फ्रैक्शन बन रहे हैं ना, तो फ्रैक्शन को ख़त्म करना है, और 13/20 को ख़त्म करने के लिए आपको 13/20 ही माइनस करना होगा। तो आंसर हम उस कंडीशन में करेंगे 13/20। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं इनको जोड़ने पर हमारा बन रहा है 5:1/3। तो देखो 5 तो एक पूर्ण संख्या है, उसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। जो ये ऊपर का 1/3 बन रहा है ना, इसको ख़त्म करना है, और 1/3 को ख़त्म करने के लिए आप बोलोगे 1/3 ही घटाना होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जैसे कि इन सबको जोड़ना है, और जोड़ना हमें सिर्फ फ्रैक्शंस को है। जो संख्या पहले ही पूर्ण है जैसे 2, 3, तो इनको तो जोड़ना ही नहीं है। तो जिसे जिसे हमें जोड़ना है ना, यहाँ एक बारी लिख लेते हैं। जैसे 1/4 हमें जोड़ना है, उसके बाद आप देख पा रहे हो 5/12 हमें जोड़ना है, फ्रैक्शन है। अगली फ्रैक्शन देखो आपको 5/3 मिल रही है, बट 5/3 को भी सही लिखने का तरीका होता है 1 सहित 2/3। तो इसमें से एक को भी हटा दो, आप पूर्ण संख्या है, सिर्फ 2/3 जोड़ो। ऐसे ही आगे आपको देखो 9/5 नज़र आ रहे हैं, और 9/5 को असल में लिखने का तरीका होता है 1 सहित 4/5। तो आप सिर्फ 4/5 को जोड़ो। उसके बाद देखो 2/15 जोड़ना है, और बिल्कुल लास्ट में हमें 1/2 भी जोड़ना है। अब इनको एक बारी जोड़ते हैं देखो। तो देखो आप पहले ना इन नंबर्स को जोड़ लो, क्योंकि इन सब का एलसीएम जो है वो लेना आसान है, 12 होगा। तो एक साथ आप 4 नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अब 12 देखो 4 गुना 3 होता है, ऊपर भी 3 से गुना करोगे 3, इधर आप 5 लिखे रहने दोगे, और जैसे कि 3 गुना 4 12 होता है, ऊपर आप 4 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। इधर देखो 2 गुना 6 12 होता है, ऊपर आप 6 से गुना करोगे 6 हो गया। अब इसके अलावा जो नंबर्स बचे देखो वो ये वाले नंबर्स बचे, और आप समझ ही रहे हो जैसे कि इनका एलसीएम 15 होता है। तो आप यहाँ 15 लगा दो, मतलब 3 से गुना आपने किया है, ऊपर भी आप 3 से गुना कर दो, तो 12 और 2 14/15 बना। अब एक बारी देखो इसको भी पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर आप एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ही ले लो 15 और 12 का, और ये एलसीएम 60 होता है। तो अब देखते हैं फाइनली क्या मिलने वाले हैं। जैसे कि भाई 12 गुना 5 होता है, मतलब ऊपर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, बट उससे पहले हम जोड़ लेते हैं। जैसे 8 और 6 14, और 5 19, और 3 22 हुआ, और 22 गुना 5 आप समझ रहे हो 110 होता है। उसी तरीके से 15 गुना 4 60 होता है, ऊपर 4 से आप गुना करोगे तो आपको 56 मिलेगा। तो कुल मिला के देखो ये 166/60 मिला, जिसको आप सही मायने में क्या लिख सकते हो, जैसे आप समझ रहे हो 60 दूनी 120। तो 120 आप हटा दो, और ऊपर का जो बचेगा वो रहेगा 46/60। अब 46/60 को आप छोटा करते हो तो आपको मिलता है 23/30। तो कुल मिला के इतना तो हमें घटाना ही घटाना पड़ेगा, इसलिए आपको आंसर नज़र आ रहा है 23/30। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आप कह सकते हो एवरेज से। कहते हैं कि 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27.5 है, और इन्हीं में से पहली 5 संख्याओं का औसत आपको निकालना है। इंग्लिश में बात करें तो भाई इसका मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव, लगातार। तो 10 लगातार नंबर्स है देखो, जैसे कि 4 5 6 7 8 इस तरीके से हो सकते हैं, या फिर 12 13 14 15। कहाँ से स्टार्टिंग होगी ये हमें नहीं पता, बट वो जहाँ से भी शुरुआत होगी ना, उसके बाद वो नंबर्स लगातार चलेंगे। तो इन नंबर्स का औसत देखो 27.5 है। अब लगातार संख्याओं के बीच में जैसे कि आप समझ पा रहे हो अंतर बराबर होगा, एक एक का बराबर अंतर होगा, और जिस सीरीज़ में अंतर बराबर होता है तो उसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। और एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में क्या होता है कि एवरेज जो होता है ना वो बिल्कुल बीचों बीच होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 संख्याओं में से बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे बीच में एक नहीं बल्कि 2 संख्याएं होगी। आप करो क्या, शुरुआत की 4 आखिरी की 4 तो हटा दो, और फिफ्थ और सिक्स नंबर, मतलब ये दोनों टर्म्स जो होगी ना, पाँचवीं और छठी, ये रहेगी बीचों बीच। तो एवरेज जो होता है ना देखो, वो बीच वाली 2 संख्याओं का भी होता है। तो मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एवरेज है वो असल में 27.5 है। और अगर 2 संख्याओं का एवरेज 27.5 है तो इन दोनों का जो योग होगा आप समझ रहे हो 55 होगा, मतलब 55 ही होगा ना, यहाँ 55 होगा। अब आपको क्या करना है, देखो 2 ऐसे नंबर्स को सोचना है जो लगातार हो एक के अंतर पे, और जोड़कर 55 भी बने। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो रखते हैं 27,
और यहाँ रख लेते हैं 28। दोनों लगातार भी है और जोड़ने पर 55 भी बन रहे हैं। तो अब देखो पाँचवीं छठी संख्या आपको पता चल चुकी है, लेकिन हमें तो सिर्फ 5 संख्याओं तक ही जाना है। तो अब आप क्या करो, जैसे कि पाँचवीं संख्या 27 है, इससे पहले 26 रही होगी, इससे पहले आप समझ रहे हो 25 रही होगी, इससे पहले 24 रही होगी और इससे पहले 23 रही होगी। तो देखो शुरुआती 5 नंबर्स ये वाले हैं और ये भी क्योंकि एपी में है तो औसत बिल्कुल बीचों बीच होगा और बिल्कुल बीचों बीच संख्या आपको नज़र आ रही है 25। इसीलिए इस सवाल का आंसर है 25 कि पहली 5 संख्याओं का औसत 25 होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर किया था ए रेशियो बी रेशियो सी, उस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। कहता है ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। अब यहाँ से आप ए और बी का ना रेशियो निकाल सकते हो और ये रेशियो देखो कॉस्ट प्राइस का होगा। 20% को आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर कोई वस्तु ए ने 100 में खरीदी तो 120 में बेची, और 120 में जैसे कि बी को बेची है तो बी ने भाई इतने में खरीदी है तो 120 बी का सीपी होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो रेशियो बनेगा ना ए और बी के कॉस्ट प्राइसेस क्रय मूल्य का बनेगा। अच्छा क्या रेशियो बनाइए, आप बोलोगे 5:6। उसी तरीके से बी रेशियो सी आप निकाल सकते हो। बी ने सी को इतने प्रतिशत की हानि पर बेचा, और ऐसे परसेंटेज से अगर आप जल्दी मतलब काम करना चाहते हो ऐसी परसेंटेज पर, फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए। 1/7 होती है और 1/7 का मतलब होगा कि अगर बी ने भाई 7 में ख़रीदा था तो एक का नुकसान उठाकर 6 में बेचा होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ए रेशियो बी रेशियो सी में हमें अगर मतलब है फर्स्ट और लास्ट से, तो कंबाइन करने का एक तरीका मैंने आपको ऊपर बताया था। और बड़े ध्यान से देखो आप कि सी का आपको दे रखा है कॉस्ट प्राइस और ए का पूछा है, तो ये सेम सवाल हो गया। तो आप जैसे ही 5:6 के नीचे 7:6 लिखते हो तो इनको मल्टीप्लाई करने पर रेशियो मिलेगा ए के कॉस्ट प्राइस का, और इनको मल्टीप्लाई करने पे लास्ट पर्सन यानी सी का रेशियो मिलेगा। तो इसका मतलब है अगर ए ने 35 में ख़रीदा था तो सी ने भाई 36 में ख़रीदा है, जबकि आपको बता रखा है कि सी ने तो 1800 में ख़रीदा है। तो 36 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर 1800 है। एक यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 1800 को आप 36 से डिवाइड करोगे और आपको एक यूनिट की वैल्यू 50 मिल जाएगी। तो आप 35 को भी जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से आपको 1750 इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखो उसी तरीके से क्वेश्चन है, अभी हमने ऊपर किया था। लैंग्वेज समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है आपकी बारी। ये देखो आपको ए दे रखा है और ये बी है, हमें इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद बताना है कि हमें इसमें से कौन सा सबसे छोटा बिन घटाना होगा, ताकि घटाने के बाद जिसको यहाँ परिणाम बोला जा रहा है वो एक पूर्ण संख्या हो। और क्या होती है पूर्ण संख्या, क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, वो आपको अच्छे से पता है। अब सबसे पहले आपको ना इन दोनों को देखो जोड़ना है। जोड़ने से पहले बड़े ध्यान से देखना, जैसे कि 1/3 में से अगर आप 1/4 घटाते हो, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। तो एलसीएम जैसे कि आप देख पा रहे हो इनका 12 होगा, और इधर 4 बना, इधर 3 बना, 4 में से 3 गया 1, तो 1/12 बन रहे हैं। अब देखो 1/12 ये बना रहे हैं प्लस का, और यहाँ आपको माइनस का भी नज़र आ गया। तो यहाँ से हमें सिर्फ 2/5 लेना है जिसको जोड़ना है। आगे जब आप जोड़ना शुरू करोगे देखो तो आप 2/5 के साथ ना इन नंबर्स को ले लो। अच्छा 2/5 तो आप समझ ही रहे हो, 4/5 हो गया, तो इनको भी काट दो आप, 4/5। अभी इसमें आपको क्या क्या जोड़ना है, मतलब एक तो -3/10 करना है और इसे और जोड़ना है इन दोनों को। तो देखो आप समझ रहे हो एलसीएम 18 होता है, नीचे और ऊपर दो दो से मल्टीप्लाई करने पर आप यहाँ तो 18 ही लिखा रहने दोगे, और ऊपर देखो क्या मिल रहा है हमें, 2 × 2 4 में से 5 गया -1, तो यहाँ माइनस लगा दो आप। और फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम 10 है इन दोनों नंबर्स का, तो ऊपर आप 8 बना दोगे, और 8 में से 3 गया 5/10, जिसको आप लिख सकते हो कितना, 1/2। और 1/2 माइनस 1/18 को और सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 इनका एलसीएम है। आप समझ रहे हो 9 से इंटू करना होगा, 9 में से 1 गया 8, और 8/18 का मतलब क्या होगा, 2/9।
तो 2/9 हमें यहाँ से मिल रहा है, तो घटाना भी हमें 2/9 ही चाहिए। बट ऑप्शन में देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मतलब फ्रैक्शन में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो सारे ऑप्शन ये गलत माने जाएंगे। सही आंसर इसका 2/9 होगा। बाकी आप एक बारी फिर से रीचेक कर लेना, बाकी मेरे हिसाब से गलत है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है, मिक्सचर एलिगेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है एक चीनी तो है 40 रुपये किलो और दूसरी चीनी है 48 रुपये किलो। बाकी हमें इस तरीके से इनको मिक्स करना है ताकि मिक्सचर का जो प्राइस है ना वो 42 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो आप समझ रहे हो, सिंपली इनका डिफरेंस आप करोगे तो आपको यहाँ देखो 6 मिल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे 2 मिल रहे हैं, और ये क्वांटिटी का, मात्रा का रेशियो होता है जिसमें हमें मिलाना होता है, तो आप बोलोगे 3:1 में मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 फिर से देखो मिक्सचर का है, मतलब आपको प्रैक्टिस भी मिल रही है, एक जैसे क्वेश्चन आपको मिल रही है एक ही चैप्टर से बैक टू बैक। 11 क्वेश्चन ही मिक्सचर का है, कहता है 350 लीटर के एक मिश्रण में 80% दूध है। यहाँ लिख लेते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पर मिल्क और वाटर दो एलिमेंट्स हैं, तो कोई जो मिश्रण है, पहला मिश्रण जिसकी मात्रा कुल मिलाकर 350 लीटर है, 80% देखो यहाँ पर दूध है। 80% का मतलब 100 में से 80, और छोटा आप करोगे तो आप बोलोगे 5 में से 4। तो अगर 5 में से 4 मिल्क है तो एक वाटर हुआ। ये रेशियो है मिल्क और वाटर का मिश्रण में। कहता है कि हमें इस मिश्रण में जल की कुछ मात्रा मिलानी होगी ताकि इसमें 30% क्या हो जाए, जल की मात्रा हो जाए। मतलब हमें यहाँ पर जल मिलाना होगा ताकि जल की मात्रा यहाँ पर 30% हो जाए। अगर वाटर आपको 30 रखना है तो मिल्क आपको 70 रखना होगा, और इन दोनों का जो रेशियो बन रहा है वो 7:3 बन रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है ये, कि जब हमें वाटर मिलाना है तो वो तो भाई बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा, लेकिन मिल्क का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब मिल्क का जो रेशियो है वो दोनों जगह पर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों को आपको सेम बनाना है। ऊपर आप बोलोगे 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी और नीचे वाले नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ऐसा करने पे देखो मिल्क आपको ऊपर भी 28 मिला और नीचे भी 28 यूनिट मिला, जबकि वाटर आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर 7 यूनिट है, नीचे 12 यूनिट है, 12। तो आप देख पा रहे हो कि 5 यूनिट हमें यहाँ पर पानी मिलाना होगा, 5 यूनिट। अब इस 5 यूनिट की वैल्यू कैसे मिले हमें, तो देखो शुरुआती मिश्रण जो आपको नज़र आ रहा है ना 28 और 7 35, तो इस 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 350। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको देखो यहाँ से मिल रही है 10, तो बस 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 10 यानी कि 50 लीटर पानी मिलाना होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 एक आसान सा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% अधिक है। तो आप इसको ऐसे मान लो कि भाई अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो जो चिट लगाई है ना, जो मार्क प्राइस बनाया है वो 35% अधिक यानी 135 रुपये बनाया है। फिर 20% की छूट भी दी गई है, और आप समझते हो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाती है। तो 135 का अगर मैं आपसे पूछूँ 10% क्या होगा, आप बोलोगे 13.5, जबकि हमें तो 20% निकालना है, तो आप बोलोगे एक और जोड़ दो 13.5। तो यानी कि 27 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और 27 जब आप इसमें से घटाओगे तो फाइनली ये सामान 108 में बेचा गया है। अब जब 100 वाला सामान 108 में बेचा गया है तो आप बोलोगे 8 रुपये कमाए 100 पर, और 100 का मतलब ही प्रतिशत होता है, तो आंसर होगा 8%। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से एक आसान सवाल है। कहता है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का, इसको ठीक करके लिख देते हैं, कॉस्ट प्राइस का 1.5 गुना है। 1.5 गुना का मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मैं CP को 1 ले लूँ तो SP 1.5 हो गया। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 0.5 का लाभ हुआ है, और वो हम कैलकुलेट CP पर करते हैं तो एक नीचे आ गया, और परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 50%। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। कहता है कि 6,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, और ब्याज की दर देखो 8% बता रखी है आपको हर वर्ष की, तो कुल ब्याज आपको निकालना है। अब देखो 8% की दर से 3 वर्षों में आप समझ रहे हो 24% ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज में हर साल हमें सेम ब्याज मिलता है, तो 3 वर्षों में 24 होगा। तो बस एक ही स्टेप में प्रिंसिपल का यानी 6,000 का आप 24% निकाल लो,
और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 1440 मिल जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 फिर से एक आसान सवाल है। कहता है कि 12.5% और 20% की 2 क्रमिक छूट दी गई है। निवल छूट मतलब कि नेट डिस्काउंट कितना है ये आपको बताना है। तो देखो x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि दो डिस्काउंट को हम एक डिस्काउंट में कैसे बदलें। तो x की जगह जब आप 12.5 रखोगे और y की जगह 20 रखोगे तो आप समझ रहे हो 32.5 तो यहाँ से बन गया, माइनस एक्स वाई का मतलब है जब आप 12.5 की गुणा 20 में करते हो तो पहले 12.5 की 2 में कर लो 25 और एक ज़ीरो और लगा दो 250, और 250/100 होता है 2.5। तो जब आप घटाओगे तो नेट कुल मिलाकर ये डिस्काउंट 30% के बराबर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए स्क्वायर मिल जाएगा 144 इंटू 289 के। बाकी देखो आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ से स्क्वायर हटा दो और यहाँ एक अंडर रूट ले लो। 144 का अंडर रूट 12 होता है और 289 का 17 होता है। मल्टीप्लाई आप करोगे तो 204 आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो फिर से एक मिक्सचर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आपको बड़े ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कहता है कि ये कंटेनर है, देखो ये एक कंटेनर बना लेते हैं हम, और इसमें ना दो मतलब पदार्थ है, दो एलिमेंट है, एक तो B1 और एक B2। अब कहता है B1 और B2 का जो रेशियो है, इन दोनों लिक्विड्स का जो रेशियो है मिक्सचर में वो 3:2 है। अब क्या किया कि हमने इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, और 10 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद देखो सवाल को आगे पढ़ने से पहले आप मुझे एक बात बताओगे कि अभी जो भी लिक्विड बचेगा वो किस रेशियो में बचेगा। तो आप बोलोगे जिस रेशियो में पहले था उसी रेशियो में बचेगा, यानी 3:2। मतलब अगर आप एक बूंद भी छोड़ते हो ना उसमें भी रेशियो B1 और B2 का वही रहता है जो ओरिजिनली है 3:2। तो अब क्या हुआ, ये रेशियो ना देखो 3:5 हो गया, आप देख पा रहे हो। और 3:5 होने का कारण मिक्सचर निकालना नहीं था, बल्कि मिक्सचर निकालने के बाद हमने उसे B2 से बदल दिया, मतलब हमने 10 लीटर B2 मिला दिया, इसलिए B2 का मतलब रेशियो बढ़ गया, जबकि B1 का सेम रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये B1 देखो सेम ही है। तो जितना आपको यहाँ बढ़ता नज़र आ रहा है जैसे कि 3 यूनिट, तो इस असल में 3 यूनिट की ही वैल्यू 10 लीटर होगी, क्योंकि हमने 10 लीटर ही मिलाया था B2। और अगर 3 यूनिट 10 लीटर है और मैं आपसे पूछूं कि भाई शुरुआती मिश्रण की मात्रा चाहिए मुझे, तो आपको क्या करना होगा, देखो आपने पहले 10 लीटर तो निकाल लिया मतलब लिक्विड, और 10 लीटर लिक्विड मिला भी दिया। तो ये जो आपको फाइनल क्वांटिटी नज़र आ रही है ना 3 और 5 8 यूनिट, तो इसका मतलब है शुरुआत में भी आप कह सकते हो कि 8 ही यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि हमने जितना मिक्सचर निकाला है उतना ही एक लिक्विड और मिला दिया। तो शुरुआती और फाइनल जो क्वांटिटी है वो बराबर होगी। 8 यूनिट की वैल्यू देखो आपको यहाँ निकालनी है। आप 10/3 से 1 यूनिट निकाल पा रहे हो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चल रहा है कि शुरुआत में यहाँ पर टोटल जो लिक्विड था वो 80/3 था। अब हमसे इसमें पूछा है B1 कितना था, तो 80/3 को देखो अब आपको 3:2 में बांटना होगा। जैसे कि 3 और 2 5 यूनिट बना रही है, तो अब ये 5 यूनिट की वैल्यू है। मैं आपसे पूछूं एक की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे 80/3 और 5 भी नीचे आ जाएगा। जबकि मुझे B1 चाहिए और B1 आप देख पा रहे हो 3 यूनिट है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 80/5 आप समझ रहे हो 16। तो मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर कोई कमी रह गई हो तो फिर से आप एक बार रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1 को डिवाइड करना है हमें 2 गुणा 3 6 और 1 7/3 से, तो देखो 3 ऊपर आ जाएगा पलट कर, तो आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 3/7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो यहाँ पर हमें 24,000 रुपये बांटने हैं E, F और G में। अब कहता है कि E और F का जो रेशियो है वो है भाई 4:3 और F और G का 3:5। तो सबसे अच्छी बात यह है कि F यहाँ भी 3 ही है, तो कंबाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तीनों का रेशियो आ गया एक साथ। अब 24,000 रुपये आपको बांटने हैं, देखो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 5 और 3 8 और 4 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की वैल्यू होगी 24,000।
अब मैं आपसे पूछूं कि 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 24,000 को 12 से डिवाइड कर लो और डिवाइड करने पे 2,000 आ जाएगा। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2,000 है तो ये जितनी भी यूनिट्स आपको नज़र आ रही है आप सबको 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो। एफ़ का हिस्सा मुझसे पूछा गया है तो देखो वो भी 3 × 2,000 होगा, यानी कि 6,000। तो 6,000 रुपये इसमें से मिले होंगे एफ़ को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, कहता है कि भाई एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों को हम 100 रुपये से बढ़ा दें तो लाभ इतना हो जाता है। देखो सबसे पहले आप 20% प्रॉफिट पर बताओ मुझे कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा। आपको पता है 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। आप बोलोगे कि अगर हमने 5 में ख़रीदा, मतलब नीचे वाला नंबर सीपी होता है, तो 1 रुपये कमा कर 6 में बेचा होगा। अब लास्ट में भी देखो यहाँ एक आपको लाभ दे रखा है 16.66%, जिसकी फ्रैक्शन 1/6 होती है। तो यहाँ आप बोलोगे कि अगर सीपी 6 है तो एसपी 7 है। अब आप बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर ना ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कहने का मतलब है सीपी और एसपी दोनों जगह आप देख पा रहे हो 1 यूनिट बढ़ रही है, बट असल में वो 1 यूनिट नहीं है, वो 100 रुपये बढ़ाए थे हमने। तो एक की ही वैल्यू यहाँ पर 100 है और आपसे पूछा गया है प्रारंभिक विक्रय मूल्य, यानी कि ये वाला। तो 6 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 6 × 100। आप समझ रहे हो, आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 600 रुपये। बाकी भाई यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है इस मैथ्स का, और बहुत जल्द मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। तो जब तक आप इसको कम्प्लीटली एनालाइज करो और कोई डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं उसको रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट टाइम में। चलो इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।